नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। और मैं हूं निखिल सिंह, लेकर हाजिर इस वक्त की क्या है बड़ी खबरें जिनको जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और इनके पीछे का एजेंडा क्या है, यह भी हम आपको अगले 1 घंटे में बताएंगे। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इस खबर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ चुनावी घोषणा पत्र में आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने खामोशी क्यों छाई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बुलेट पर भारी पड़ा है बैलेट और पहले चरण का चुनाव प्रचार तेज हुआ है। चुनाव के तमाम रंग भी हम आपको दिखाएंगे और क्या है मिशन साउथ राजनीतिक दलों का, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। जारी है बीजेपी का मिशन साउथ। केरल और तमिलनाडु में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। त्रिशूर में बोले पीएम, ये चुनाव आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी देने का चुनाव। सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। उत्तराखंड के मसूरी में जेपी नड्डा, अमित शाह त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में प्रचार में जुटे। जम्मू में राजनाथ सिंह भर रहे हुंकार। राहुल गांधी ने वायनाड में किया रोड शो, तो मायावती मुरादाबाद में और प्रियंका गांधी राजस्थान के अलवर में प्रचार में जुटी। शराब नीति घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। जल्द सुनवाई की केजरीवाल की उम्मीदें धराशायी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगी सुनवाई। अरे आवाज। और छत्तीसगढ़ में बुलेट पर बैलेट का जोर। बस्तर में माओवादियों के चुनाव बायकॉट कॉल को लोगों ने किया खारिज। कहा, लोकतंत्र में वोट देना हमारा अधिकार। तो इससे पहले इन खबरों की शुरुआत करें। हमने मिशन साउथ की बात कही है और सबसे पहले आपको ले चल रहे हैं केरल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा चल रही है। डिग्निटी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। രാജ്യത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രിക. ഇത് കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇടതു വലതു മുന്നണികളുടെ ഭരണം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി. അവരുടെ ജീവിതം ബിജെപി വീണ്ടെടുക്കും, അവരെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഒപ്പം അവരുടെ അന്തസ്സും ആത്മാഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളും ബിജെപി സ്വീകരിക്കും. साथियों, तेजी से आगे बढ़ता हुआ भारत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। अगले कुछ वर्षों में आप भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखेंगे। वंदे भारत ट्रेनों के 3 स्वरूप, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो, तीनों ही भविष्य में भारत की शान बढ़ाएंगे। अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक और बड़ी घोषणा की है। आप जानते हैं, भारत के पश्चिम में अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। वो आने वाले कुछ समय में पूरा भी होगा। बुलेट ट्रेन दौड़ना भी शुरू करेगी। लेकिन उसमें से जो हमने सीखा है, समझे हैं, उसके आधार पर उत्तर में, भारत के उत्तर में, भारत के पूरब में और भारत के साउथ में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी।
एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में बहुत जल्द बुलेट ट्रेन से जुड़ा सर्वे कराने का काम शुरू किया जाएगा। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ ഭാരതം വൻ കുതിപ്പാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ റെയിൽവേയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനാകും നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ അത് 3 രീതിയിലും, അതായത് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസുകൾ, രാത്രിയിൽ കിടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള വന്ദേ ഭാരത്, പകൽ ഇരുന്നു പോകാനുള്ള ചെയർകാർ സൗകര്യം മാത്രമുള്ള വന്ദേ ഭാരത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മെട്രോകളിൽ ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരത്, ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലും വന്ദേ ഭാരത് ഇനി മുതൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഇത് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനമാകും. ഇതിലും വലിയൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അഹമ്മദാബാദിനെയും മുംബൈയെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ പണി നടക്കുകയാണ്. അത് ഉടൻ തന്നെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയെയും ഉത്തരേന്ത്യയെയും കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയെയും പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയും എല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ തുടങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ ഇതാ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള സർവേ നടപടികൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. साथियों, केरला का विकास वही पार्टी कर सकती है जिसकी अपनी विश्वसनीयता हो, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो। आप मुझे बताइए, क्या आप कांग्रेस और एलडीएफ पर विश्वास कर सकते हैं क्या? न इनके काम की कोई क्रेडिबिलिटी है, न इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की कोई क्रेडिबिलिटी है। ये लोग केरला में आपस में सबसे बड़े दुश्मन की तरह लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस और लेप दोस्ती बढ़ाने के लिए मीटिंग करते रहते हैं। यहां केरला में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ ही दूर तिरुनेलवेली में कांग्रेस और लेप एक ही अलायंस का हिस्सा है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിശ്വസ്തതയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കാണിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കേരളത്തിന്റെ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മെ ഇത്രനാളും ഭരിച്ച ഇടതു വലതു മുന്നണികളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം, നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. ഇവരുടെ ഇടതുപക്ഷത്തെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മാത്രമല്ല, അവരുടെ നേതാക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിലും നയങ്ങളിലും പോലും വിശ്വാസ്യതയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ഇവർ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ശത്രുതയോടെ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവർ ദില്ലിയിലെത്തിയാൽ സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള യോഗങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഏതാനും കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് തിരുനെൽവേലിയിലെത്തിയാൽ ഇവർ ഒരു മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ്, ഇവർ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. साथियों, कांग्रेस और लेप की विश्वसनीयता इतने ही दशकों तक सरकार चलाने के बाद भी इनके पास गिनाने के लिए अपने काम नहीं है। ये जनता के बीच में जाते हैं और झूठ बोलकर केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रेडिट खाने का प्रयास करते हैं। यहां तो बारी बारी से यूडीएफ, एलडीएफ की सरकार रही है। मैं इनका रिपोर्ट कार्ड आपको बताता हूं। आज केरला में वर्कला और नेडुमंगाल जैसी जगहों में ड्रग्स का खुला कारोबार फैल रहा है। ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। केरला के युवाओं का भविष्य खत्म किया जा रहा है।
तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिशन साउथ, जिसकी बात हम लगातार कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तिरुवनंतपुरम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां एलडीएफ सरकार पर और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की सियासत की और अदालत की कार्रवाई की कि केजरीवाल को अभी तक राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी राहत की दरकार उनको दरअसल थी और वो जल्द से जल्द राहत चाहते थे। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उनकी उम्मीद थी, लेकिन वो राहत आज उनको सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। केजरीवाल की ओर से चुनाव प्रचार के लिए रिहा किए जाने की मांग की गई थी। केजरीवाल का कहना था कि चुनाव चल रहे हैं और उसमें उनको प्रचार करना है, इसलिए उनको रिहा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई अप्रैल के आखिरी हफ्ते में तय की है। तो ईडी को नोटिस जारी किया है इस विषय को लेकर के और कहा है कि 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करें और 29 अप्रैल वाले हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया था। तो केजरीवाल गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए गए थे, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया था। सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है, यानी कि केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। ईडी के पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने 2 लोगों के स्टेटमेंट पे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। एक शरद रेड्डी जी के स्टेटमेंट पे, दूसरा आपने मंगूटा जी के स्टेटमेंट पे सीएम साहब को अरेस्ट किया। तो 2 ऐसे लोग जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनकी ना किसी सबूत पे ना किसी चीज पे, उनके स्टेटमेंट पे आपने अरेस्ट कर लिया उनको, जो कि पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो ये लगातार कह रहे हैं कि गलत अरेस्ट किया गया है, लेकिन अदालतें इसको समझने की जरूरत है कि दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सत्ता के लोभी को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है और वही अरविंद केजरीवाल को मिल रही है। सत्ता का लोभी एक व्यक्ति सत्ता के बिना छटपटा रहा है, उसको चैन नहीं आ रहा है। राजमहल में सोने की आदत है, कहाँ उसको जेल के कमरों में अपने कर्मों से रहना पड़ रहा है। तो उस सत्ता के लोभी को, एक भ्रष्टाचारी को, उसके भ्रष्ट आचरण की सजा मिलेगी ही, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, अरविंद केजरीवाल को जिस राहत की दरकार थी वो दरअसल अभी उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किस तरह से आकलन करेंगे इस खबर का आप? निखिल, जो सबसे बड़ी राहत उनको आज मिल सकती थी वो ये हो सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई जल्द कर ले। हालांकि उनके वकीलों की तरफ से ये कहा गया कि इस मैटर को जितना जल्दी हो सके लिस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन निखिल, क्योंकि अब आप जानते हैं कि समर वेकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे हैं, तो जो लिस्ट है, जो पूरा शेड्यूल है, वो पहले से तय है कि किन केसेस को कितनी प्राथमिकता देनी है। इसीलिए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जो इस मामले की सुनवाई करेंगे, उन्होंने कहा कि हम 29 अप्रैल से पहले आपको सुनवाई नहीं दे सकते। हालांकि ईडी को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और 24 अप्रैल तक ईडी अपना जवाब देगी। उसके बाद 29 को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। तो एक जल्दी सुनवाई की जो राहत वो सोच रहे थे वो उनको यहाँ नहीं मिल पाई। हालांकि आप जानते हैं कि पहले दिन किसी भी तरह की कोई बड़ी राहत तो ऐसे मामलों में नहीं मिलती, जिनमें पहले लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट कई याचिकाओं को और जमानत याचिकाओं तक को ठुकरा चुके हों। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो खुद केजरीवाल के लीगल टीम को भी नहीं रही होंगी, लेकिन जो सुनवाई है वो आप माने कि लगभग अब से 14-15 दिन बाद इस सुनवाई होगी। अब तब तक उनको फिर न्यायिक हिरासत में रहना होगा और आज उनकी न्यायिक हिरासत जो खत्म हो रही थी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उसको बढ़ा के 23 अप्रैल तक कर दिया है। तो उनकी लड़ाई, अभी जो ये कानूनी लड़ाई है, ये अभी लंबी चलेगी ऐसा लग रहा है निखिल।
जी, निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी ऐसा लग रहा है और अदालत से भी फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विकास सारथी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तब चर्चा करेंगे कि आखिर चुनावी घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक दलों की खामोशी क्यों है, कुछ राजनीतिक दलों की दरअसल। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब चर्चा करेंगे कि चुनावी घोषणा पत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर खामोशी क्यों और आखिर लोकतंत्र खतरे में है। ये नैरेटिव बार बार लेकर आने से क्या कुछ नुकसान है उन तमाम संस्थाओं को जो ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। जंग के जुनून में फंसी दुनिया इस दौर में 4 युद्धों से रूबरू हो रही है। 4 युद्धों से रूबरू हो रही है दुनिया। पिछले दिनों ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजराइल पर हमला बोल दिया। 300 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर ईरान ने दागे। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने भी कुछ ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। रूस और यूक्रेन के बीच पहले से ही जंग चल रही है। इजराइल और हमास की जंग भी अभी जारी है। जंग के इस तनातनी के बीच भारत में चुनाव को लेकर गजब का उत्साह है। जो लोकतंत्र का उत्सव है वो भारत की जनता मना रही है। लेकिन सियासी दलों में जंग की सूरत को लेकर खामोशी है कि अगर जंग की स्थिति है तो इसमें क्या एजेंडा उनका हो सकता है, क्या कुछ वो सोचते हैं, उसको लेकर खामोशी है। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करते हुए पीएम मोदी ने ताजा हमले पर चिंता जताई है। पीएम ने कहा, आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और ऐसा दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है। तनाव भरे वैश्विक माहौल में दुनिया भर में बसे भारतीयों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, यह कहा प्रधानमंत्री ने। पीएम ने कहा कि जब दुनिया में इतने प्रकार के संकट हैं तो भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार बेहद जरूरी है। पीएम ने कहा कि बीजेपी के लिए दल से बड़ा देश है और देश हित में कड़े फैसले लेने में हम पीछे नहीं हटते। पीएम ने कहा कि बीजेपी के लिए दल से बड़ा देश है। पिछले वर्षों में लाखों भारतीय युद्ध और संकट की स्थिति में सकुशल स्वदेश वापस लाए गए हैं। चुनावी मौसम में लोगों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी जाती है। हर पार्टी की अपनी अपनी गारंटी है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर
लगभग खामोशी है। ये मुद्दे चुनावी बहस से दूर हैं। इन मुद्दों को चुनावी बहस से दूर रखा गया है। बीजेपी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी समाज के हर वर्ग के लिए मोदी की गारंटी का वादा करती है। लेकिन चुनावी रेवड़ियां बांटने से परहेज करती हुई दिखाई देती है बीजेपी। जो उसका घोषणा पत्र है उसमें इस बात को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है कि रेवड़ियां बांटती हुई नहीं दिखाई देती। उधर विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने गरीबी दूर करने का नुस्खा सीधे 1 लाख रुपए देने का रखा है कि खाते में 1 लाख रुपए डाल देंगे, ये उनका दावा है। सब कुछ फ्री करने की होड़ में जनता शायद कंफ्यूज हो सकती है। क्योंकि फ्री बांटने की इस व्यवस्था में, फ्री बांटने के लिए पैसे की व्यवस्था को लेकर इन दलों में चुप्पी है। लेकिन विपक्ष लोकतंत्र खतरे में है और संविधान बचाओ के नैरेटिव के साथ सोशल मीडिया पर जुटा हुआ है। कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में हो तो न्यायपालिका स्वतंत्र है और विरोध में हो तो लोकतंत्र खतरे में है। तो इस बात को समझिएगा कि नैरेटिव कैसे गढ़े जाते हैं। माई वे और हाई वे की इस परंपरा से आहत 21 पूर्व न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है। रिटायर्ड जजों ने आरोप लगाया है और इस आरोप को में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। पूर्व जजों का मानना है कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों के कारण ऐसी हरकतें की जा रही हैं। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ। 21 पूर्व जजों ने लिखा है कि गलत सूचनाओं और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काने की इस कोशिश से वे चिंतित हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में अनिश्चितता की स्थिति में देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, लेकिन जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं कर सकती वो देश को क्या मजबूत करेगी। युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है। हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। ये काम क्या एक अस्थिर, कमजोर, भ्रष्ट, स्वार्थी नेताओं का इंडी गठबंधन मजबूती का काम कर सकता है क्या? देश को मजबूत बना सकता है क्या? अरे जो पार्टी खुद को मजबूत नहीं बना सकती वो देश को क्या मजबूत बनाएगी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो देश के चुनाव नहीं होंगे। फिलहाल इस खबर की हम बात करेंगे, लेकिन आपको यहां से सीधे मणिपुर लाइव ले चलेंगे और दिखाएंगे कि बीजेपी नेता अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। वाला राज्य बनाया था। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आपको आया हूं। मैं जानता हूं एक छोटे से राज्य के अंदर घुसपैठ कर यहां की डेमोग्राफी बदलने की षड्यंत्र चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि म्यांमार की पूरी बॉर्डर पर बॉर्डर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। हम मणिपुर को सुरक्षित करेंगे। हमने बॉर्डर बनाने की शुरुआत कर भी दी है। फ्री मूवमेंट रेजिम का तस्करी के लिए, नारकोटिक्स के लिए दुरुपयोग होता था। हमने तय कर दिया है कि फ्री मूवमेंट रेजिम बंद कर दी जाएगी। मित्रों, हमने उस परिवार से उम्मीदवार
उतारा है, चोबा सिंह जी के बेटे वसंत को उतारा है। चोबा सिंह ने अपने परिवार का बलिदान देने का काम किया, वो चोबा सिंह के परिवार से। चोबा सिंह अटल जी के समय में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे और आज मैं भव्य भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहा हूं, वो भी हमारे चोबा सिंह ने पार्टी को दिया हुआ जगह है भाइयों। और वसंत सनदी सेवा आईएएस की सर्विस छोड़कर मणिपुर की सेवा करने के लिए यहां आए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के नाते ढेर सारा काम किया है। आप वसंत को सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा बनाने का काम हम करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। भाई और बहनों, कांग्रेस ने हम हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग को महत्व देने का काम किया है। प्रोफेसर साहब को जो लड़ाया ना है, वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है, याद करना। मणिपुर को एक नहीं रहने देंगे। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में करप्शन को समाप्त किया है। अभी अभी पिछले दिनों में मणिपुर में नस्ली हिंसा हुई है। मैं मणिपुर के पहाड़ और घाटी दोनों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी मणिपुर को एक रखते हुए, सबसे बातचीत करते हुए शांति स्थापित करने की है। मणिपुर में 6 साल तक कुछ नहीं हुआ था। जिन लोगों ने किया है उनसे भी बातचीत करेंगे और जिनका नुकसान हुआ है उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई और बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं, हमारे बीरेन सिंह कुछ बोलते नहीं है, मगर बीरेन सिंह ने पार्टी में बहुत बड़ी डिमांड मोदी जी के सामने रखी थी। इनर लाइन परमिट के बगैर मणिपुर एक नहीं रह सकता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनर लाइन परमिट देकर मणिपुर को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आया हूं तब इबोबी सिंह को भी पूछना चाहता हूं, 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया सोनिया मनमोहन सरकार ने? लूट, फिरौती, ब्लॉकेड, बंद, क्या दिया? और विकास के लिए कितना रुपया दिया? कांग्रेस वाले कभी हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं आज हिसाब किताब पक्का लेकर आया हूं भाई, पक्का लेकर आया। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के विकास के लिए सिर्फ 39,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था भाई? 39,000। कितना? मोदी जी ने उसको 4 गुना बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ 1,300 करोड़ 45 किलोमीटर लंबी इंफाल मोरे लाइन के लिए भी 2,000 करोड़, नेशनल हाईवे के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा, रेलवे के लिए, और 75 साल में पहली बार मालगाड़ी हमारे मणिपुर तक पहुंची है भाइयों, पहली बार मणिपुर तक पहुंचाने का काम। तो आप देख रहे थे मणिपुर से बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह को जो लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे। और हम वापस लौटते हैं अपनी खबर पर, जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो तमाम चुनाव घोषणा पत्र है वो खामोश है और लगातार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर खामोश है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो देश में चुनाव नहीं होंगे और देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए इस चुनाव में विपक्ष को साथ आना ही होगा। ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए
बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम ध्यान में रखो। और इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा जी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ रहे हैं। कुछ थोड़ा कनेक्शन लाइंस में प्रॉब्लम है, उसको जोड़ा जा रहा है, फिलहाल ठीक किया जा रहा है। विनोद मिश्रा जी, अगर आपके साथ शुरू करना चाहें तो ये जो चुनाव है ये अपने आप में निराला है, जहां पर कई बार विकास की बात को पीछे छोड़ करके जो तमाम नैरेटिव हैं उनके ऊपर चुनाव हो रहा है, और जो विषय हमको सूट करते हैं उन्हीं की बात करेंगे, दूसरों की बात नहीं करते। निखिल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि आज जब आपके ही रिपोर्ट से आता हूँ कि जो दुनिया की हालात है, उस हालात के बीच में भारत में लोकतंत्र के लिए आज ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के इस जश्न में जनता को एक भरपूर सहयोग सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस तरह में आप ये देखिए कि कल परसों में जिस तरह ईरान ने एक तरह से आक्रामक लड़ाई की एक नई शुरुआत इजराइल के साथ की है, और 300 से ज़्यादा जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दाग के उन्होंने एक, आप ये समझ लीजिए कि वो एक नया पोल खोल दिया है युद्ध के, जो अभी लगभग 3-4 जगह ऐसे ही रूस यूक्रेन के बाद, इजराइल हमास के बाद, और सऊदी अरब सीरिया के बाद, ईरान के बाद, और इस तरह से एक नया जो आपके साउथ ईस्ट एशिया से आप ये देखिए मिडिल ईस्ट में किस तरह का एक घमासान मचा हुआ है। उसके बीच में ये चुनाव हो रहा है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इसके लिए एक भी शब्द नहीं है। इस बात के लिए कोई एक चिंता नहीं है। ये देश है भारत, जिस बात के लिए पीएम मोदी कह रहे थे कि भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार की क्या कीमत होती है, कि जब आपने देखा कि पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से जहाँ भी आक्रमण हुई, जंग की स्थिति बनी, संकट की स्थिति बनी, भारत के कम से कम हजारों ऐसे प्रवासी लोगों को सकुशल देश लाया गया है। और वो सारे लोगों को जंग के रूस यूक्रेन में तो आपने देखा कि इस जो कॉलेज के बच्चे थे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे, उनको उस जंग के बीच से लाया गया था। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे तोपों की गोली जो थी वो बंद हुई थी, गड़गड़ाहट। तो इतनी चीजें तब होती है जब आपके देश में एक मजबूत नेतृत्व होता है। इतनी चीजें तब होती है जब आपकी एक स्टेबल सरकार का एक परचम पूरी दुनिया में होती है। यही बात जो मैनिफेस्टो जारी करते हुए पीएम ने कही थी कि लोगों को वोट करनी चाहिए एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, अपने अपने तरीके से वोट मांगते हैं इसमें, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात अभी हम सुना रहे थे लोगों को, और हमने अभी एक साउंड बाइट सुनाया है, तो अगर इतने 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करते लोगों में, तो शायद वो तो एक बेहतर होता। लेकिन जब वो लोकतंत्र की बात करते हैं, खतरे में है, संविधान खतरे में की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये देश की छवि के बिगाड़ने की एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक कोशिश होती है। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि मेरी छवि बिगाड़ने की जो सुपारी लेते देते लोगों ने अब देश की छवि भी बिगाड़ने की कोशिश करने लगे हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, शायद जिस दौर में भारत के पासपोर्ट की अभी एक अपना क्रेडिट है, दुनिया में भारत के पासपोर्ट का एक सम्मान है इंडिया के पासपोर्ट को लेके, और जब आप इस तरह के नैरेटिव बताते हैं यहाँ पे, तो इसका ग्लोबल मीडिया क्या इम्पैक्ट स्टोरी के लेके आती है, और ग्लोबल मीडिया किस तरह से इम्पैक्ट बनाता है, जो हमने इस दौर में देखा है कि भारत के इतने महत्वपूर्ण चीजें हुई, इतने महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं, एक भी शायद इंटरनेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया है, लेकिन हर निगेटिव खबर की बड़ी हेडलाइन और बड़ी तस्वीर के साथ भारत की खबर दुनिया में छपती है। तो आपको कम से कम अपने भारत की छवि और देश प्रथम की बात जब पीएम कहते हैं, उसकी बात में कोई नैरेटिव नहीं है। वो देश पहला है, और देश पहला है तभी ये लोकतंत्र है। जी, निश्चित तौर पर अगर इस बात को समझने की कोशिश करें विजय कौशिक जी आपसे, तो ये कहना कि आप लोग चुनाव नहीं जीतेंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, अगली बार चुनाव नहीं होगा, ये सब कहाँ से कैसे साबित करेंगे इस बीच को? या सिर्फ जिसको कहते हैं कि एक नैरेटिव गढ़ने के लिए जमा जमाई जिसको कहते हैं हवाई बातें करना, और उस पर भी ये उस पर ये नहीं सोचना कि इसका जो इस नैरेटिव का असर आपके चुनावों के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से होगा?
निखिल भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया का काम करने का अपना एक तरीका है और भारतीय मीडिया का अपना एक तरीका है, लेकिन इस आधार पर आप पश्चिमी मीडिया को फर्जी, बिकाऊ या भारत विरोधी नहीं बता सकते। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसे भारतीय मीडिया उजागर नहीं कर पाया, लेकिन विदेशी मीडिया ने उसे उजागर किया। बहरहाल हम मोदी जी की छद्म नीतियों के बारे में, उनके षड्यंत्रों के बारे में पूरे देश को आगाह कर रहे हैं, तो इसमें पाप क्या है? सबूत के तौर पर अभी पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने, यानी कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में जो है, इन्होंने घोषणा की कि हरियाणा के युवाओं को इजराइल में नौकरी के लिए भेजा जाएगा। हमने विरोध किया कि भाई इजराइल तो पहले से हिंसाग्रस्त है, वहां पे इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उस परिस्थिति में हरियाणा के युवाओं को युद्ध क्षेत्र में झोंकने की जरूरत क्या है? लेकिन आपको जानकर बहुत दुख होगा कि 500 से अधिक युवाओं को वहां नौकरी के नाम पर भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं? आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, ये जानकारी, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त करूं कि दरअसल जिनके जरिए भेजा जा रहा था, गलत जानकारी के साथ भेजा गया था और उनको वापस बुलाया गया था। भारत सरकार ने इवैक्यूएट भी करवाया था। नहीं, ये आपको तो अब आप ये कहीं से जानकारी लेकर आए होंगे। चलिए ठीक है, नहीं, बाकायदा रिकॉर्ड है, कोई मेरी जानकारी की है। और जब आप अपना जवाब दीजिएगा, चूंकि मैंने बीच में बोल दिया है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक चीज और बोल दूं कि जब आप जवाब दीजिएगा तो ये भी बताइएगा। आपने कहा प्रूफ के साथ बताएंगे। बस विजय जी, मैं एक बात और बता दूं, तो आप फिर उसके बाद बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रूफ के साथ बताएंगे तो इस बात का भी प्रूफ दीजिएगा कि अगली बार चुनाव नहीं होंगे अगर बीजेपी जीतेगी। इस बात का कोई प्रूफ, कहीं से कोई क्लू? हाँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। पहले मैं एक बात का जवाब दे दूं कि उन युवाओं से पूछा गया था कि भाई वहां पे युद्ध चल रहा है, आप क्यों मरना चाहते हो वहां पर? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि यहाँ पर भूखे मरने से अच्छा है कि हम विदेश में जाकर मरे, कम से कम हमारे परिवार को कुछ पैसा तो मिलेगा। ये हमारे पूरे देश की स्थिति है। अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत को चेतावनी दी है कि भी आपके यहाँ जो बेरोजगारी दर है अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो कि हमारे ऊपर जुल्म करते थे। यानी कि जो मोदी सरकार है उसकी नीतियों के कारण इतना जुल्म बढ़ गया है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, और उसकी वैसे ये मैं फिर आपको बीच में टोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इस तरह की बातें मैंने पहली बार अपने जीवन में सुनी है कि कोई कहे कि मैं अपने देश में खुश नहीं हूं, इसलिए विदेश में जाकर रहना चाहता हूं। एक कविता आपने सुनी होगी, विश्वत रेखा का वासी जीता है नित हाफ हाफ कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो अब ये कहना कि हमारे यहाँ हो नहीं रहा इसलिए वहां जा रहे हैं, नौकरी के लिए तो जा सकते हैं, नौकरी के लिए तो जा सकते हैं। सबूत ले लीजिए। चलिए बोलिए। तानाशाही क्या है? तानाशाही है व्यक्तित्ववाद, कि जो कुछ हूं मैं हूं। आज कोई भी विज्ञापन बीजेपी का देख लीजिए, इस बार मोदी सरकार, कहीं भाजपा सरकार लिखा हुआ है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मोदी जो कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। जब मोदी जी प्रकट हुए थे कृषि कानूनों को लेकर, तो अकेले प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं किसानों को ये नहीं समझा पाया इसलिए वापस लेता हूं। हर चीज का क्रेडिट, टॉयलेट बन रही है तो मोदी जी झंडी दिखाएंगे, ट्रेन चल रही है मोदी जी झंडी दिखाएंगे। भैया फिर मंत्रियों की जरूरत क्या है? भाजपा में जो व्यक्तित्ववाद है वो तानाशाही का दूसरा रूप है, और ये रूप आज देश के ऊपर हावी है। जो बोलता है उसी के खिलाफ सीबीआई ईडी की रेड ऑन रिकॉर्ड सामने आ चुका है कि कंपनियों पर सीबीआई ईडी की रेड कराई गई और उनसे चंदा ले लिया गया। किसी का जो टैक्स माफ किया गया तो उनसे चंदा ले लिया गया। ये सरकार घोटालों की सरकार है और इतने घोटाले किए। ये सारी बातें आपने कही, आपने कही सारी बातें। नहीं आए तो जेल जाएंगे, इसलिए मोदी जी तानाशाही के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने इतनी देर में ये नहीं बताया विजय जी, ठीक है आपकी बातें सही हो सकती हैं और आप इनको लेकर पब्लिक में जाइए, लेकिन आपने ये नहीं बताया अभी तक एक बार भी कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी, आपने कहा प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो चुनाव नहीं होंगे, इस बात का कोई क्लू कहां से मिला आपको? मैंने बताया ना कि मोदी सरकार ने इतने गलत कारनामे किए हैं, चाहे सौत समाज से गलत कारनामे किए होंगे, लेकिन चुनाव नहीं होंगे, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, ये क्लू कहां से मिला? जो मोदी जी की पॉलिसी। चलिए, अब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं, मैं समझता हूँ सिद्धार्थ यादव के पास जाएंगे। जवाब क्यों नहीं है? हाँ बताइए, सुनना चाहेंगे? हाँ बताइए, व्यक्ति ने अपनी एक लाइन में बताइए क्या जवाब है। हाँ, एक लाइन में जवाब ये है, जिस व्यक्ति ने भाजपा के अंदर जितने भी सीनियर नेता थे उनको बर्फ में लगा दिया, चाहे वो आडवाणी जी थे, चाहे जोशी जी, चाहे कोई,
इसी तरह से देश की राजनीति में अकेले वो है। इससे चुनाव नहीं होंगे से क्या मतलब है? इससे चुनाव नहीं होंगे तो क्या मतलब है? मोदी के अलावा दूसरा कोई बंदा नहीं है। और अब आप पहले व्यक्ति हैं जिसको मैं सुन रहा हूं, वैसे तो बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे कि सरकार के मुखिया का नाम सरकार के मुखिया के नाम से जाना जाता है। जब 10 वर्ष की सरकार की बात करते हैं यूपीए की, तो उसको भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कहा जाता है। लेकिन मैं आऊंगा, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात का जो नुकसान हुआ है देश का, आपकी बात आ गई, आपको तानाशाही चलानी है। ठीक है, तो लोकतंत्र की दुकान के नाम पर क्या धंधा कर रहे हैं मोदी जी? ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। आप एक बात बताइए कि ये इतने सारे जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कर रही है बीजेपी जिससे इतना डरे हुए हैं? ये लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव नहीं कराएंगे आप, संविधान खतरे में है। निखिल जी, ये जो लोग बात कहते हैं कि ये चुनाव अंतिम चुनाव होगा, मैं मानता हूं कि ये ठीक बात कहते हैं, क्योंकि अंतिम चुनाव होगा परिवारवादियों के लिए, ये अंतिम चुनाव होगा भ्रष्टाचारियों के लिए, ये अंतिम चुनाव होगा इन सभी ताकतों के लिए जो देश को कमतर करके आंकना चाहती हैं। ये विभाजनकारी ताकतें जो इस देश के लोकतंत्र को वर्षों से कमजोर करती आ रही हैं, ये निश्चित रूप से उनका आखिरी चुनाव है। ये उन सब लोगों का आखिरी चुनाव है जिनने इस देश की संस्थाओं को, इस देश के सभी हर प्रकार के आयाम को चूस कर उसमें से पैसा निकाल लिया, उसको भ्रष्टाचार में इतना लिप्त कर लिया, उसको इतना कमजोर करने का काम कर दिया। ये उनका आखिरी चुनाव होने जा रहा है। पर ये लोग, इनकी एक आदत हो चुकी है निखिल जी, कि देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, देश की परंपराओं को ये पूरी दुनिया में कमजोर करके दिखाने में जो एक आनंद आता है राहुल गांधी और उनकी इस पूरी कंपनी को, मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कौन सी बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही नेता है, एक ही, अरे हमारे पास जिस नेता की इतनी चिढ़ के साथ आप बात कर रहे हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, वो हमारी पार्टी के शीर्षतम नेता हैं, उनका नाम लेकर के अगर हम आगे जा रहे हैं तो चिढ़ आपको क्यों है? ये चिढ़ कहीं ऐसे इसलिए तो नहीं क्योंकि आपके पास कोई ऐसा नाम ही नहीं, कोई ऐसा नेता ही नहीं जिसको आप लेकर के लोगों के बीच में जा सके। और इतिहास को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से होता जा रहा है। हमारी पार्टी में नेता को सम्मान देकर के उसके नाम के आगे चलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ऊपर नहीं बैठाया जाता प्रधानमंत्रियों को। हमारे यहाँ परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं, उसको उसके लिए कुर्सी खाली करवा दी जाती है प्रधानमंत्री से, हमारे यहाँ नहीं होता। पहले भी जब अटल जी हमारे चीफ नेता थे तब भी हमारा नारा था, वोट अटल को, वोट कमल को, फिर भी हमारा, तब भी हमारा नाता है एक बार फिर से अटल। हमने कई बार नारे दिए, हमारे मैनिफेस्टो में लिखे, जाकर के इतिहास देखिए। और आज अगर मोदी की गारंटी पर विश्वास है लोगों को, अगर उसकी एक विश्वसनीयता पूरे देश में बन पाई है, तो ये आपको चिढ़ क्यों है? आज तो वो स्थिति हो गई है। देखिए अभी इजराइल की बॉम्बिंग्स की बात यहां पर चल रही थी, मैं सवाल पूछता हूं आज, और आप हिम्मत है तो जवाब दीजिएगा। जब पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि महायुद्ध हो सकता है, चारों ओर अनस्टेबिलिटी है, ऐसे समय में इंडी गठबंधन की पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में ये मांग करती हैं कि भारत को न्यूक्लियर स्टेट नहीं रहना चाहिए। आप क्यों कमजोर करना चाहते हैं भारत को? आप क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। किसके एजेंडा पे चल रहे हैं? ठीक है, आप कैसे चीन से आपके तार जुड़े हुए हैं और आप भारत के अंदर खड़े होकर के भारत की बात कहने की बात करते हैं और उसको पीछे से चोरी पोपने का काम कर रहे हैं? जाकर के गिरवान में झांक लीजिएगा। इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हमारी पार्टी, निखिल जी अंतिम 10 सेकंड लूंगा, हमारी पार्टी तो सड़कों पर लाठी डंडे गोली खा करके इस संविधान को बचाने के लिए हमारे नेता बढ़े हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता उन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़े हैं। हमने वो दौर देखा है, वहां से हमारी पार्टी निकली है। आप किस संविधान की बात करते हैं? आपके जैसा दौर फिर से नहीं आएगा जब कोर्टों पे ताले लगा दिए जाएंगे, नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। आज तक 132 बार देश में प्रेसिडेंट रूल लगा है, 93 बार कांग्रेस पार्टी ने लगवाया है। कभी जाकर के आंकलन करिएगा, हमारे पिछले 10 साल में 4 बार लगा है, किसी दशक में अगर सबसे कम लगा तो हमारे दशक में लगा। और फिर आप टीवी में बैठ करके बात करते हैं लोकतंत्र। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात। आपका पॉइंट आ गया। विजय कौशिक जी, आपके जो घोषणा पत्र है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें विदेश नीति पर चुप्पी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चुप्पी और जो इस तरह के मुद्दे हैं उस पर चुप्पी। आप एक जो न्यूक्लियर फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को, ऐसा आपके गठबंधन के साथी कहते हैं, उस पर आपकी चुप्पी है? देखिए सुनिए मेरी बात, इस देश में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कांग्रेस सरकार के समय में हुए।
इस देश को मिसाइल कार्यक्रम की तरफ ले जाने वाली कांग्रेस है, इस देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाली कांग्रेस है। हमारा काम ही हमारी पहचान है। इसलिए हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो विदेश नीति थी, गुटनिरपेक्ष नीति, उसकी धज्जियां उड़ाकर मोदी जी ने जो काम किए, उसके चलते आज श्रीलंका हमारा दुश्मन बन चुका है, मालदीव हमारा दुश्मन बन चुका है, नेपाल बन चुका है, भूटान बन चुका है। हमारे अड़ोस पड़ोस के माहौल को मोदी जी ने इस देश के अनुकूल नहीं छोड़ा है। और ये तो इस बात को क्यों नहीं मेंशन किया आपने घोषणा पत्र में? देखिए, उसका एक कारण है। मैंने कहा कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम आएंगे, काम करके दिखाएंगे। हम मोदी जी को नेगेटिव सेट करने का कोई मौका नहीं देना चाहते। ठीक, आज सत्ता में वो है। ठीक है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा और उस पर बात करके नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं चाहूंगा एक एक सेंटेंसेस में। जी जी, आपकी बात आ गई विजय जी, आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा उतना ही छोटा जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता से भी। ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई नैरेटिव सेट नहीं करने देना चाह रहे थे, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर हमने खामोशी रखी है। आसपास के तमाम देश गिनाए का उनके साथ संबंध खराब हो गए। निखिल जी, इनके पास कोई नीति नहीं है, इसलिए इनकी खामोशी है। पर खामोशी जिस बात पर मैं तोड़ने के लिए कह रहा हूं, उस पर भी तो जवाब दे दीजिए। आपके गठबंधन के पार्टनर ने ऐसे समय में न्यूक्लियर फ्री स्टेट, हमारे हथियारों को छोड़ देने की बात कही। आप उनके साथ गठबंधन में कैसे हैं और कौन सी नीति की बात कर रहे हैं आप? कहां पे आपने कच्चा तीनों के साथ क्या किया था, वो देश के सामने सच्चाई आ चुकी है। ग्वादर पोर्ट में आपने क्या किया था, अक्साई चीन में आपने क्या किया था? आपने अपने समय में रहते हुए सत्ता में भारत की जमीन को और लोगों को सौंप दिया और विदेश नीति और दोस्ती दुश्मनी की बात करते हैं। कैसी बात हुई है? ठीक है, एक एक करके मैं इस चर्चा को विराम दूंगा। जी, मैं इस चर्चा को विराम दूंगा। विनोद जी से आखिरी मैं चाहूंगा कि इसको समअप करें इस चर्चा को। विनोद जी, आपको लगता है कि कम से कम जब हम अपने देश की बात करते हैं, इन चुनावों की बात करते हैं, तो तमाम सारी इसको एक तो टोटलिटी में किया जाना चाहिए, और दूसरी बात यह भी है कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे पूरे दुनिया में हमारी छवि खराब हो। देखिए, कौशिक जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, दूरदर्शन पे ये हमेशा आते रहते हैं हम लोगों के साथ, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा करते हुए मैंने पहली बार उनको देखा है। लेकिन सिद्धार्थ जी ने इनका माकूल जवाब दिया है। विजय जी, जो दस्तूर लेके आप आए थे, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है विजय जी, मैं आपसे भी कभी पूछूंगा कभी कि आज ही आपके प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम राम मंदिर क्यों जाएं। जब उनको न्योता मिला था राम मंदिर जन्मभूमि का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि चूंकि जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने ये बात कही है कि ये मंदिर में अभी ये प्राण प्रतिष्ठा का समय नहीं है, मंदिर तैयार नहीं है। उसके बाद उनका ऑब्जेक्शन हुआ कि मोदी क्यों, ये किसी साधुओं का काम है, इसमें पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं। आज वो एक नया तर्क लेके आ रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि राम मंदिर हम इसलिए नहीं गए कि हमारे जैसे दलित जो है वहाँ उनके लिए दरवाज़ा नहीं खुला है, इसलिए हम दलित हैं और हम इसलिए राम मंदिर नहीं गए हैं। एक नया ट्विस्ट लेके आए हैं। शायद उनको नहीं पता है या आपकी पार्टी ने जानकारी नहीं दी है उनको कभी कि राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था पहला, वो एक दलित ही किया था। कामेश्वर चौपाल का नाम आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिर्फ नैरेटिव को लेके जनता के बीच में है, आपके पास ठोस कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सिद्धार्थ जी ने आपको गिनाया है, जो बात आप जब कहते हैं लोकतंत्र बचाओ का और लोकतंत्र संविधान खतरे में है, तो क्या ये देश भूल गया? अभी 10 साल पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में कैबिनेट के उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था लोगों के बीच में। एक प्राइम मिनिस्टर की अहमियत क्या होती है, ये पार्टी के एक उस समय में प्रेसिडेंट भी नहीं थे, एक जनरल सेक्रेटरी थे, उसने बता दी थी। फिर आप लोगों के बीच में जब ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो लोगों के पास वो शायद अभी राहुल गांधी का वो फुटेज मालूम है, दिमाग में है। ठीक है, तो आपके साथ में तर्क इसलिए नहीं आप करने के लिए काबिल हैं। आज कम से कम इस बात के लिए मैं कह सकता हूं कि हमने इस इशू को उठाया था कि देश किस मुहाने पे है, इसको समझने की जरूरत है। जो इजराइल का और ईरान में टेंशन है, इजराइल का सीरिया से लेके और जगह हमास का टेंशन है, वो पूरा मिडिल ईस्ट से आपका इम्पैक्ट है। रूस यूक्रेन के जो युद्ध है उसमें आपका पिछले 2 साल से आपके देश पे प्रभाव पड़ा है। आपको उसमें खामोशी, आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि हम फ्रीबी से देश के लोग जो हैं और आपके नैरेटिव की झांसे में आ जाएंगे। चलिए अब चर्चा को विराम देंगे। विजय कौशिक जी बहुत शुक्रिया आपका, सिद्धार्थ जी बहुत शुक्रिया, विनोद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छत्तीसगढ़ में बुलेट पर भारी है बैलेट, कैसे ये दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा,
हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बुलेट पर भारी बैलेट छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में नक्सली चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान और वोटिंग को लेकर जनता का उत्साह उन पर भारी पड़ रहा है। तो किस तरह से बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है ये देखने की कोशिश आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान और वोटिंग को लेकर जनता का उत्साह उन पर भारी पड़ रहा है। बस्तर लोकसभा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के कुछ इलाकों में नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। नक्सली बयान जारी करके लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे मतदान न करें, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ चल रहे जबरदस्त ऑपरेशन के चलते नक्सलवाद की कबर टूट रही है। वहीं आम मतदाता खुलकर बहिष्कार की इस अपील को नजरअंदाज कर रहा है। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी डंके की चोट पर मतदान करने का फैसला लिया है। खास बात है कि महिलाएं बिना डर या हिचक के ये कहने से कतरा भी नहीं रही। और आइए आपको महिलाओं की वो हम बात दिखाते हैं, वो बाइट्स दिखाएंगे जो महिलाएं इस विषय में कह रही हैं। हटाओ। नहीं, हम वोट डालने जाएंगे, किसी का खतरा नहीं है, कुछ डर नहीं है, कुछ नहीं, नक्सली नहीं, कुछ नहीं। हमको वोट डालना है मतलब डालना है। बहिष्कार कर रहे हैं वो उधर कर रहे होंगे, हमको कोई डर नहीं है। गांव वाले हमको कोई डर नहीं है, नक्सली से कोई डर ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने तरफ से पूरा फुल उम्मीद है कि मैं वोट डालने जाऊंगा। मेरा कोई किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने हिसाब से जाऊंगा, अपने हिसाब से। बिल्कुल डर नहीं, कोई चिंता नहीं है मेरे को, बेफिक्र मैं जाऊंगा, वोट डालने जाऊंगा। बहिष्कार करने दो, लेकिन मैं जाऊंगा। वोट डालने जाओगी? हाँ। किस दिन है वोट पता है? हाँ, जो दिन वोट है उन दिन जाऊंगी। पर जाने का पक्का है ना? हाँ। नहीं, यहाँ कई लोग कह रहे थे कि वोट के इलेक्शन के बहिष्कार के लिए सब कह रहे हैं ना, मत जाओ वोट मत डालो। तो कोई डर तो नहीं है? नहीं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश इस वक्त बस्तर के एक इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमेश, ये जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र ने एक बार फिर विजय दर्ज की है, जीत चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, लेकिन लोकतंत्र जरूर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में और बस्तर में। जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। मैं बस्तर की बात करूं तो बस्तर में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और 14 लाख वोटर हैं इस इलाके में। जो दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, ये वो इलाके हैं। इन इलाकों में मतदान कराना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। हम कल दंतेवाड़ा बाजार में गए हुए थे, जो गिदम का इलाका है। वहां पर तमाम लोगों से हमने जब बातचीत की मतदान को लेकर, वोटिंग को लेकर, उनका साफ तौर पे कहना था कि इस इलाके में नक्सलियों का खौफ नहीं है, हम किसी से नहीं डरते और हम यहाँ पर मतदान करेंगे। लगातार यहाँ पर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले जनवरी से लेकर अभी तक करीबन 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लगातार नक्सली और स्थानीय पुलिस के बीच में यहाँ पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50 से अधिक लोग नक्सली मारे गए हैं। लगातार इस इलाके में सर्चिंग का अभियान जारी है और लगातार
जो बस्तर का इलाका है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, सुकमा, तमाम इस इलाकों में हमने जब भ्रमण किया तो स्थानीय लोग, जो आदिवासी लोग हैं, साफ तौर पे कहना है कि हमें इस इलाके में कोई खौफ नहीं है, नक्सलियों का कोई डर नहीं है। लगातार हम बेखौफ होकर लगातार हम मतदान करने जाएंगे, 19 अप्रैल को मतदान करने जाएंगे। जी निश्चित तौर पर। और यही लोकतंत्र का जो सबसे आकर्षक पहलू है, भारत का लोकतंत्र किस तरह से फल फूल रहा है तमाम उन इलाकों में जहां इसको चैलेंज करने की कोशिश की गई है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका उसका एक नायाब नमूना है, उसका एक नायाब एग्जाम्पल है। बहुत शुक्रिया सोबेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहले चरण का चुनाव प्रचार हुआ तेज और सबसे खास बात है कि पहले चरण में मिशन साउथ बीजेपी का जारी है और उसके साथ ही साथ उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एलडीएफ और कांग्रेस। पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में जेपी नड्डा तो अमित शाह त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पीएम मोदी बीजेपी के मिशन साउथ को धार दे रहे हैं। कल कर्नाटक के बाद पीएम आज केरल और तमिलनाडु में रैलियां कर रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पुदुचेरी और कुडालोर में रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया है तो प्रियंका गांधी अलवर में प्रचार कर रही हैं। राजस्थान में 2 जगहों पर वो दरअसल प्रचार कर रही हैं, अलवर और एक और कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगी वो। केरल में राहुल गांधी की यात्रा से एलडीएफ चिंतित है, उसने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। तो एलडीएफ लगातार कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रही है। वहीं मायावती मुरादाबाद और पीलीभीत में प्रचार कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ औरंगाबाद और नवादा बिहार में प्रचार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ के अपने कनेक्ट में क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। एक रैली में क्या कहा उन्होंने। साथियों, कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे, लेकिन आपके हक में, आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से है। The main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress party. So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country, because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं। ऋषि कुमार, जो साउथ की लड़ाई है दक्षिण भारत की, बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर प्रहार कर रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं एलडीएफ के भी निशाने पर है। किस तरह से देख रहे हैं इस सियासत को? देखिए, जहाँ तक दक्षिण की लड़ाई की बात करें तो निश्चित तौर से इस समय जो स्थिति है, खासतौर से बीजेपी ने जो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए जो ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जो रणनीति बनाई है, और जिस तरीके से इस पूरे इलाके में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों से लेकर तमाम स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया है, तो उसके बाद ये लगता है कि इसके जो पूरी परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय फलक में स्थापित करने के लिए साउथ में अपने आप को मजबूत बनाना चाहती है, वहीं पर बीजेपी ने उसके ऊपर करारा आघात किया है। क्योंकि
अगर हम तमिलनाडु और केरल इन दोनों राज्यों को देखें तो दोनों पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ पर जो लेफ्ट है और जो कांग्रेस है वो एक राज्य में साथ साथ है और एक राज्य में एकदम विरोधी है, धुर विरोधी है, यानी कि एलडीएफ और यूडीएफ। जी, ऐसे में राहुल गांधी जब केरल जाते हैं तो कुछ बात अलग करते हैं जिसमें वो लेफ्ट की बुराई करते हैं, वहीं जब वो तमिलनाडु आते हैं तो उनको जो है लेफ्ट के साथ, डीएमके के साथ, इन सब के साथ जो उनका गठबंधन है उसके साथ मिलकर एक INDIA की बात करते हैं। लेकिन ये जो पूरी परिस्थिति है, बीजेपी ने खासतौर से इस समय हम मौजूद हैं तिरुवनवेली के जो इलाका है, यहाँ पर बीजेपी ने भी एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर एन नागेंद्रन को उतारा है, जो कि विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं पूर्व की सरकारों में। ऐसे में यहाँ पर जो सीट है अलायंस की वो कांग्रेस की गई है, और अगर मदुरई सीट को देखें तो अलायंस ने उस सीट को CPM को दिया है। लेकिन ये दोनों ही इलाके जब केरल से लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर जो बॉर्डर इलाके है वहाँ पर ये सीन बदल जाता है। ये जो पूरी परिस्थिति है, बीजेपी ने यहाँ पर जो आक्रामक शैली में जो अपना प्रचार और जो रणनीति बनाई है उसकी वजह से कांग्रेस एक असहज की स्थिति में है। जी, निश्चित तौर पर हमारे पास समय आज बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार, और इस वक्त के इस अंक पे बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।